हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म जिसका नाम है। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो डी ब्लॉक होते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर ये डी ब्लॉक अगर नहीं लर्न है तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद करना बहुत ही ज़रूरी है। देखो यहाँ पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट है स्कैंडियम से लेके जिंक तक जो 3D एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसको याद करना बिल्कुल ज़रूरी है। ये 4th पीरियड के हैं। अगर ये लर्न है तो हम लोग इसी आसानी से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो आज हम एक आसान तरीका बता देते हैं याद करने का। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक अगर इतना याद है तो इतने से पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे पहले हम एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, तो देखो स्कैंडियम, इसको याद करने की जो ट्रिक है यहाँ पे, सस्ती वाली कार, ठीक है, सस्ती से ये स्कैंडियम टाइटेनियम फिर वाली कार में, ठीक है, फेको नहीं, फेको से आयरन और कोबाल्ट, उसके बाद फेको नहीं कॉपर और जिंक। ठीक है, तो देखो याद करने की जो ट्रिक है वो ये है कि सस्ती वाली कार में फेको नहीं कॉपर जिंक। ठीक है, स्कैंडियम सस्ती वाली वी कार में फेको नहीं कॉपर जिंक। ठीक है, उसके बाद देखो जो समझने वाली चीज़ है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d1। ठीक है, तो देखो यहाँ D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 जो सीक्वेंस में फिल हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जो ध्यान रखने वाली बात है वो है क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले 4s2 3d1। ठीक है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर टाइटेनियम में देखो 4s2 3d2 बिल्कुल सीक्वेंस में है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर वनेडियम में 4s में 2, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सीक्वेंस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो क्रोमियम में बस यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, इसमें जो 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन है वो 5d में आ गया है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि जो हाफ फील्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो क्रोमियम वाला याद रखना है। ठीक, उसके बाद फिर मैंगनीज में 4s2 3d5, फिर आयरन में 4s2 3d6, कोबाल्ट में 4s2 3d7 सब सीक्वेंस में है। इसी तरह निकल में 3d8। फिर देखो ये जो कॉपर वाला है इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो याद रखने का जो क्रोमियम वाला है यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ठीक, और ये कॉपर यहाँ पे 4s1 और 3d10 हो गया है, क्योंकि जो फुल फील्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है, बाकी सबका लाइन से सीक्वेंस से फिल है 3d1 2 3 4 5 इस तरह करके। ठीक, उसके बाद जिंक में 4s2 3d10, तो क्रोमियम और कॉपर का अलग है, इसको याद कर लो। सस्ती वाली कार में फेको नहीं कॉपर जिंक। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो स्ट्रक्चरल में 4 टाइप के होते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो में 2 टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ में आया? तो आज हम लोग स्ट्रक्चरल की स्टडी करेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। पॉइंट नंबर 1, लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेज इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बीडेंटेट लिगैंड। ठीक है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होगा जिसमें एम्बीडेंटेट लिगैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो एम्बीडेंटेट लिगैंड क्या होते हैं, तो ऐसे लिगैंड्स जिनके पास 2 डोनर साइट्स होती हैं। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा डोनर साइट हो, जैसे कि NO2- और SCN-। ठीक है, अब देखो इसमें NO2 में
ये ऑक्सीजन एक डोनर साइट है और नाइट्रोजन एक डोनर साइट है, ठीक है। इसी तरह HCN में सल्फर एक डोनर साइट है और नाइट्रोजन एक डोनर साइट है। तो ऐसे लिगैंड जिनमें एक से ज़्यादा डोनर साइट हो लेकिन एक एट अ टाइम सिर्फ एक ही के साथ बॉन्ड बनेगा, ठीक है, बॉन्ड विथ वन, तो ऐसे लिगैंड्स को बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगैंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है CONH3 5NO2Cl2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो NO2 लिगैंड है इसके पास क्योंकि दो डोनर साइट प्रेजेंट है, तो जब ऑक्सीजन के साथ लिगैंड बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, NO2 जब ऑक्सीजन का यूज़ करेगा तो रेड कंपाउंड मिलेगा, जब नाइट्रोजन का यूज़ करके कंपाउंड बनाएगा तो येलो कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखो जो फॉर्मूले में O और N लिखा हुआ है ये इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग, ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है इस कंपाउंड के साथ, मेटल के साथ, और इसमें नाइट्रोजन जो NO2 का नाइट्रोजन है ये बॉन्ड बना रहा है कोबाल्ट के साथ, ठीक है, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, जिसमें कि एम्बीडेंटेट लिगैंड प्रेजेंट हो उसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल काफ़ी है, याद कर लो, इसके अलावा दूसरा एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक। देखो अभी जो हमने एग्जाम्पल बताया था उसमें देखो ये जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा कोबाल्ट के साथ, और यहाँ पे देखो जब ऑक्सीजन के साथ कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन है ब्लू वाला, तो दो आइसोमर देखो नाइट्राइटो और नाइट्राइटो आइसोमर, ठीक है, नाइट्रो नाइट्राइटो। उसके बाद देखो सेकंड टाइप में हमारे पास है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगैंड बिटवीन केटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो ये ऐसे कंपाउंड्स में होगा जिसमें केटायन भी एक कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका मतलब कि केटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन है। इसका मतलब कि देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक ये है CONH3 और दूसरा है CrNH3। तो देखो यहाँ पे एक्सचेंज होगा, ये NH3 अभी कोबाल्ट के साथ है, अब इसमें देखो NH3 क्रोमियम के साथ चला गया है, ठीक। इसमें देखो क्रोमियम के साथ साइनाइड आयन है, इसमें देखो क्रोमियम के साथ अमोनिया है NH3, ठीक है। तो इंटरचेंज ऑफ लिगैंड इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक, इंटरचेंज ऑफ लिगैंड। उसके बाद देखो अगला आइसोमेरिज्म हमारे पास है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इट अराइजेज व्हेन काउंटर आयन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज इटसेल्फ अ पोटेंशियल लिगैंड एंड डिस्प्लेज द लिगैंड, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें लिखा ये है कि हमारे पास एक कंपाउंड है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, जो ब्रोमीन है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, इसको बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है। ये डिस्प्लेस कर देगा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो सल्फर SO4 लिगैंड है, ठीक है। तो ये बोलेगा भैया मैं यहाँ पे आऊँगा, ये जा रहा है बाहर, तो देखो SO4 बाहर आ गया, ये ब्रोमीन अंदर चला गया, ठीक है। देखो जिसको नहीं पता एक बार हम बता देते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है इसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो बाहर स्पीसीज होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो जो ब्रोमीन है ये बाहर साइड है, अभी ये अंदर चला जाएगा, और ये SO4 ये बाहर आ गया, ठीक। तो देखो दो आइसोमर मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर, क्योंकि आयोनाइजेशन स्फीयर में जो लिगैंड है वो अंदर गया और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है वो बाहर आ गया, ठीक, इसलिए इसका नाम है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। समझ में आया। अब देखो 4 टाइप का हमारे पास जो आइसोमर है उसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर, ठीक है। हाइड्रेट आइसोमर रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ H2O एंड अनदर लिगैंड बिटवीन द फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड लिगैंड आउटसाइड इट। देखो इसमें कुछ नहीं होता है, एक हमारे पास कंपाउंड है उसमें H2O लिगैंड होना चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर, ठीक है। तो हाइड्रेट में देखो H2O जो है ये 6 H2O है, इसमें से एक H2O कह रहा है कि मैं बाहर आऊँगा और ये बाहर वाला एक लिगैंड अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो देखो एक H2O ये बाहर आ गया और एक क्लोरीन अंदर चला गया, ठीक। तो इंटरचेंज ऑफ H2O क्या हुआ, इंटरचेंज ऑफ H2O, समझ में आया, इंटरचेंज ऑफ H2O, एक H2O बाहर आ गया और एक क्लोरीन अंदर चला गया, ठीक है।
तो इंटरचेंज ऑफ H2O एंड अनदर लिगैंड, इसलिए इसका नाम है हाइड्रेट आइसोमर। समझ में आया? अब देखो याद कैसे रखना है, इसकी ट्रिक देखो। ठीक, अब देखो यहाँ पे ट्रिक अब कैसे एग्जाम तक ये याद रहेगा। ठीक है, ठीक है। देखो देखो सबसे पहला जो आइसोमर था उसको हमने कहा था लिंकेज आइसोमर। ठीक है, लिंकेज आइसोमर। तो इसमें हमने बताया था क्या होना चाहिए, एक एम्बीडेंटेट लिगैंड होना चाहिए। ठीक, एम्बीडेंटेट लिगैंड, जैसे कि HCN माइनस NO2 माइनस। ठीक है, तो लिंकेज आइसोमर में होना चाहिए एम्बीडेंटेट लिगैंड HCN माइनस NO2 माइनस। दूसरा हमने बताया था कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि जो केटायन है वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और जो एनायन है वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो दो कोऑर्डिनेशन कम स्फीयर होगा तभी कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा। ठीक है, तीसरा हमने बताया था आयोनाइजेशन आइसोमर। इसमें हमने बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का एक लिगैंड है वो जाएगा बाहर और जो बाहर वाला एक लिगैंड है वो आएगा अंदर। ठीक है, इस तरह से इंटरचेंज ऑफ एनायनिक लिगैंड। तो क्या होगा, इंटरचेंज ऑफ एनायनिक लिगैंड। तो एक लिगैंड बाहर गया, बाहर वाला एक अंदर आ गया, तो आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, इसी तरह से जो फोर्थ वाला था वो था हाइड्रेट आइसोमर। ठीक है, तो हाइड्रेट वाले में देखो जो H2O था वो एक H2O बाहर चला जाता है और बाहर वाला एक लिगैंड वो अंदर आता है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ H2O समझ में आया? इस तरह से हम चार एक टेबल बना के याद कर सकते हैं। लिंकेज में एम्पीडेंटेट लिगैंड होगा, कोऑर्डिनेशन में दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होने चाहिए, आयोनाइजेशन में एक लिगैंड बाहर जाएगा या दूसरा लिगैंड अंदर आ जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। ठीक है, और हाइड्रेट में एक्सचेंज ऑफ H2O, तो बाहर के एक लिगैंड से H2O एक्सचेंज हो जाएगा, इसको बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमर। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहे तो फिर एग्जाम में फिर दिक्कत होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है।